हेलो एवरीवन। तो हमारी आर की सीरीज चल रही थी। इसके यूनिट 4 के पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे थर्मोइलेक्ट्रिक कन्वर्जन के बारे में। ये रहा हमारा सिलेबस। तो ये जो थर्मोइलेक्ट्रिक कन्वर्जन है इसकी वीडियो हम देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग थर्मोइलेक्ट्रिक कन्वर्जन के बारे में देखेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन पहले करा देते हैं आपको। जो थर्मोनिक पावर कन्वर्टर होता है ये क्या होता है, एक स्टैटिक डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट करती है हीट को इलेक्ट्रिसिटी में। किसमें? बॉइलिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हॉट इमिटर सरफेस। एक इमिटिंग सरफेस होती है, इसमें उसे मतलब हीट करते हैं लगभग 1800 केल्विन तक। उसके बाद में उनके बीच में एक ये मतलब सरफेस है, इसे बहुत ज़्यादा हीट किया 1800 सरफेस तक। और ये दूसरी हीट है, मतलब ये दूसरी प्लेट होती है इधर, वो क्या होती है, कलेक्टर प्लेट होती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं जब इतना ज़्यादा हीटअप कर देते हैं और ये इधर जाके इससे टकराता है। अभी समझाएंगे इसको। A thermonic generator consists of one or more of these converter coupled to given desired power output। जैसा भी पावर आउटपुट चाहिए वैसे आप उनको जोड़ के पावर आउटपुट ले सकते हो। ठीक है। थर्मोनिक जनरेटर कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम एनी प्राइमरी हीट सोर्स। और जो इसमें आपको हीट देनी होती है उसके लिए ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक हीट सोर्स की जरूरत है, किसी भी तरीके से आप इसे हीट दे सकते हो। ठीक है। फॉर लो पावर लेवल 3 किलोवाट or less solar energy can be used. For high power level 50 किलोवाट or more nuclear heat source can be used। मतलब अगर आपको 3 किलोवाट तक की एनर्जी चाहिए तो आप सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हो, मतलब हीट सोर्स की तरह। और अगर ज़्यादा चाहिए, मतलब 50 किलोवाट से भी ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हम न्यूक्लियर हीट का इस्तेमाल करते हैं सोर्स की तरह। थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। 1897 में एडिसन ने डिस्कवर किया था कि जो कोई भी हॉट बॉडी होती है उसको जब हीट करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। फिर 1904 में फ्लेमिंग ने एक थर्मोनिक डायोड रेक्टिफायर बनाया था। फिर 1915 में स्केल्टर एक साइंटिस्ट थे, इनने थर्मोनिक कन्वर्जन का लॉ प्रपोज किया था। फिर 1950 में इसमें सीरियस स्टडी मतलब स्टार्ट हुई, मतलब ये सारे डिवाइस वगैरह बनना स्टार्ट हुए। इससे पहले केवल ये 3 लॉ थे, इन्हीं की बेसिस पे हमने स्टडी स्टार्ट किया। अब समझ लेते हैं कि जो हमारा थर्मोनिक कन्वर्टर है वो क्या होता है एक्चुअल में, और उसका क्या फिगर है, कैसे वर्क करता है। तो इसमें आपका ये एक बॉक्स होता है। ठीक है। ये इनक्लोजर होता है, मतलब बाहर के अंदर नहीं आ सकती, अंदर का बाहर नहीं आ सकती। अब अंदर यहाँ पे या तो आप वैक्यूम रखते हो, 2 टाइप के होते हैं, अभी मैं बताऊंगा टाइप उनके। या तो यहाँ पे वैक्यूम रख सकते हो या फिर एक गैस होती है सीजियम नाम की, उसे भर देते हैं। ठीक है। इसमें 2 प्लेटें अंदर लगी होती हैं। एक होती है हीट सोर्स की, इसे हम कैथोड बोलते हैं। ठीक है। दूसरी होती है हीट सिंक। ठीक है, इसे बोलते हैं हम एनोड। हीट सोर्स पे हीट जाती है। ठीक है, तो मतलब इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा। तो इससे क्या होता है भाई, एडिसन के लॉ के अनुसार जब टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होते हैं, इमिट होने लगते हैं, जो कि इमिट होके यहाँ ये जो सेकेंडरी प्लेट होती है हीट सिंक की, उससे जाके टकराते हैं। तो ये इसे बोलते हैं कोल्ड कलेक्टर, इसे बोलते हैं हॉट कलेक्टर। ठीक है। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से मतलब एक करंट जनरेट हो जाता है, जिसको हम आउटपुट में ले लेते हैं और जो भी चीज़ ऑपरेट करनी है उसे ऑपरेट कर लेते हैं। तो यही होता है मतलब थर्मोनिक कन्वर्टर। अब इसकी कुछ वो होती हैं मतलब स्पेसिफिकेशंस, जैसे जो इमीडिएट टेम्परेचर होता है वो 1600 से 2000 केल्विन के बीच रहता है। कलेक्टर टेम्परेचर 800 से 1100। इफिशिएंसी 20% के लगभग होती है। पावर डेंसिटी 1 से 10 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो ये चीज़ें ईजिली आप पढ़ सकते हो, ये मटीरियल्स हैं। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है, आप इसको समझ गए होंगे। अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कंसीडर्ड, मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक बार देख लेते हैं। द कैथोड मस्ट इमिट एन एबंडेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जहाँ से भी इमिट हो रहे हैं वो मतलब पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, ये नहीं बहुत कम हो रहा है। ठीक है। इवोपरेशन ऑफ द एटम्स फ्रॉम द कैथोड शुड बी निग्लेजिबल। मतलब ये देखिए, जो यहाँ पे जो कैथोड है आपका, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन इवोपरेट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि इतनी ज़्यादा हीटअप करती कि सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इवोपरेट हो रहे हैं, तो इसका भी हम ख्याल रखते हैं।
और ये जो दोनों प्लेट होती हैं इनके बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 0.5 mm की होती है, मतलब आधे mm की ये डिस्टेंस होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन स्पेस चार्ज बुल्ड अप इन द इंटर इलेक्ट्रोड स्पेसिंग मस्ट बी एलिमिनेटेड, मतलब जो की इंटर स्पेसिंग होती है उसको, उसमें जो चार्ज बुल्डअप होते हैं उसको भी एलिमिनेट करते हैं, इसीलिए हम उसकी जो स्पेसिंग है हम वो इतनी रखते हैं 0.5 mm की। क्लासिफिकेशन में मैंने भी बताया भी था कि दो तरह से कर सकते हैं, एक होता है वैक्यूम क्लोज स्पेस और दूसरा सीजियम गैस फील्ड, यानी उसकी जो इंक्लोजर होता है उसका, उसके अंदर या तो वैक्यूम रखेंगे या फिर सीजियम गैस भर कर रखेंगे। तो पहला होता है वैक्यूम क्लोज स्पेस, ठीक है। तो यही हमारा जो इंक्लोजर है इसके अंदर पूरा वैक्यूम रखा है, जो मैंने एग्जाम्पल दिखाया था वो वैक्यूम का ही था, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है 0.005 इंच या फिर ½ mm। तो विल हैव इंजीनियरिंग डिफिकल्टी, कुछ दिक्कतें आती हैं। लाइफ टाइम इज 40 आवर, जो लाइफ टाइम होता है इसका 40 आवर होता है। और बाकी ये सब वही है, उस जो फिगर था वो वैक्यूम क्लोज स्पेस कन्वर्टर का ही था। और दूसरा होता है सीजियम गैस फील्ड, इसमें कुछ खास अंतर नहीं होता है, जो फिगर मैंने समझाया था आपको उसी में वैक्यूम की जगह पे क्या होता है सीजियम गैस भरी हुई होती है, ठीक है। और जो वर्किंग एफिशिएंसी इज हायर देन द फॉर्मर वन, जो इसकी वर्किंग एफिशिएंसी है वो वैक्यूम वाले से ज़्यादा होती है। लाइफ टाइम इज नियरली 600 आवर, उसका कितना था 40 था, तो लाइफ टाइम भी इसका ज़्यादा होता है। मेन प्रॉब्लम इज एफिशिएंट सीलिंग एंड कोरोसिव नेचर ऑफ सीजियम, बस दिक्कत यहाँ पे आती है, जो सीजियम गैस होती है वो कोरोसिव होती है और थोड़ी सीलिंग मतलब हाइड्रेट कर जाती है, उसमें थोड़े वाटर के पार्टिकल आते हैं, इसकी वजह से कोरोजन वगैरह कर देते हैं, जंग लग जाती है जो भी हमारी प्लेट्स है, तो यही समस्या आती है। बाकी सीजियम गैस ज़्यादा एफिशिएंट होती है हमारी, ठीक है। और एडवांटेज की बात कर देते हैं, रोटेटिंग इक्विपमेंट इज नॉट एम्प्लॉयड, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है इक्विपमेंट जो कि घूम रहा हो, तो इससे हमारे जो मेंटेनेंस है मतलब ईज रहती है उसमें। लिक्विड वेपर फेज प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट, कहीं भी फेज चेंज ही नहीं कर रहे हैं तो ऐसी कोई समस्या आनी नहीं। सेपरेटर फॉर फ्लूइड आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। फ्रिक्शन लॉस ड्यू टू बेरिंग नॉट प्रेजेंट, बेरिंग ही नहीं है इसमें। तो डिसएडवांटेज, इंडिविजुअल कन्वर्टर आर लो वोल्टेज हाई करंट डिवाइस, ठीक है। जो मतलब एक वो लगाओगे तो कम वोल्टेज देंगे, अगर किसी की ज़्यादा चाहिए तो काफ़ी सारे इकट्ठे करके लगाने पड़ेंगे आपको। अ लार्ज नंबर ऑफ कन्वर्टर मस्ट बी सिक्वेंशियली अरेंज टू ऑब्टेन यूजफुल वोल्टेज, मतलब भाई अगर आपको यूजफुल वोल्टेज चाहिए तो काफ़ी सारे लगाने पड़ेंगे। और पहले वाले का मतलब था कि हाई करंट डिवाइस को ऑपरेट नहीं कर सकता क्योंकि कम वोल्टेज निकालता है ये। पावर लॉस इन कन्वर्टर कैन सीरियसली कट यूजफुल पावर आउटपुट, जो कन्वर्टर होते हैं उनमें पावर लॉस होते हैं वो काफ़ी हो जाते हैं, इसीलिए क्या होता है हमारा जो यूजफुल पावर आउटपुट है वो कम मिल जाता है, मतलब काफ़ी कम मिलता है। एफिशिएंसी बताई थी ना 20% होती है, तो ये एक डिसएडवांटेज होता है इसका। अब एप्लीकेशन इसे हम वहाँ पे यूज़ करते हैं नॉर्मली जो हमारे स्पेस प्रोग्राम के प्लेन वगैरह होते हैं तो उनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक उसी का डायग्राम है इन न्यूक्लियर थर्मोनिक पावर सिस्टम फॉर स्पेस एप्लीकेशन, जो हम स्पेस के एयरक्राफ्ट बनाते हैं उसमें सबसे पीछे हमने क्या रखा है, पेलोड रखा है, यहाँ पे कूलेंट वगैरह है, न्यूक्लियर शील्ड है और यहाँ पे हम लगाए हैं थर्मल रेडिएटर टू स्पेस, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन होता है, मतलब हम जो स्पेस एप्लीकेशन होते हैं, स्पेस के प्लेन होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल करते हैं। ये उसका रिएक्टर का है, जो थर्मोनिक रिएक्टर है उसका मैंने बोला था 50 किलोवाट से अगर ज़्यादा हमें चाहिए होगा तो हम उसमें रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, बस इसका कोई खास मीनिंग नहीं बनता, आपको बस वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह समझना था जो कि मैंने पिछले समझा दिया। अब देखो जो थर्मो इलेक्ट्रिक और थर्मोनिक में कंपेरिजन कभी कभार आ सकता है, पॉसिबिलिटी है छोटी मोटी, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो एक बार कंपेरिजन देख लेते हैं इनका।
बोथ थर्मोनिक एंड थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर एम्प्लॉयज इन इलेक्ट्रॉन गैस एज द वर्किंग फ्लूइड। जो इलेक्ट्रॉन गैस होती है उसको वर्किंग फ्लूइड की तरह इस्तेमाल करते हैं दोनों के दोनों। कौन कौन? थर्मोनिक और थर्मोइलेक्ट्रिक। अ थर्मोनिक जनरेटर बेस्ड ऑन द बैलिस्टिक करंट फ्लो विच इज हाईली एफिशिएंट एंड द थ्योरिटिकल एफिशिएंसी इज क्लोज टू द कार्नोट साइकिल। जो थर्मोनिक जनरेटर होता है, एफिशिएंसी जिसकी थ्योरिटिकल एफिशिएंसी है वो कार्नोट साइकिल के लगभग बराबर होती है। ठीक है, हालांकि रियल में इतनी नहीं मिलती हमको। और अ थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर हाउएवर हैज पुअर एफिशिएंसी ड्यू टू द डिफ्यूजिव करंट फ्लो। और जो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर होता है उसकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम होती है क्योंकि उसमें डिफ्यूज करंट फ्लो होता है। ठीक है, अगला है अ थर्मोनिक जनरेटर यूजली रिक्वायर अ हाई टेम्परेचर हीट सोर्स। एग्जाम्पल लगभग 1500 केल्विन टू जनरेट अ पार्टिकुलरली यूजफुल करंट। मतलब अगर आपको ढंग का यूजफुल करंट चाहिए तो आपका जो हीट सोर्स है वो लगभग 1500 केल्विन पे होना चाहिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई हीट पे रहना चाहिए। तो ये थर्मोनिक जनरेटर में होता है। ठीक है, जबकि उसमें जो थर्मोइलेक्ट्रिक होता है उसमें इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। अ थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर हाउएवर कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम लो क्वालिटी हीट एनर्जी सोर्सेज। मतलब जो लो क्वालिटी हीट है उससे हम थर्मोइलेक्ट्रिक में जनरेट कर सकते हैं, जबकि थर्मोनिक में काफ़ी हाई हीट में ज़रूरत पड़ती है। तो ये रहा हमारा कंक्लूजन। तो आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ मदद की होगी, और आप अगर कोई सजेशन देना चाहें हमारे चैनल को तो दे सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।